हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और कैसे हम अर्ली टर्मिनेशन कर सकते हैं किसी एक फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। हमने रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में काफी अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। देखिए, वैसे तो स्कोप का मतलब होता है किसी भी चीज की विजिबिलिटी कहां तक है, उसका एरिया कितना है जहां पे वो विजिबल होगा, उसे हम स्कोप बोलते हैं। और लाइफ टाइम का मतलब होता है किसी भी चीज का जिंदा रहना कब तक है, यानी कि वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, वो होता है उसका लाइफ टाइम। ठीक है, तो स्कोप और लाइफ टाइम के बारे में हमें जनरली तो पता है, लेकिन वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से स्कोप का क्या मतलब है, वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से लाइफ टाइम का क्या मतलब है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप। मैं आपको बताऊंगा कि लोकल स्कोप क्या होती है, ग्लोबल स्कोप क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक वर्सेस स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ये लाइफ टाइम से रिलेटेड टर्म्स हैं और ये स्कोप से रिलेटेड टर्म्स हैं। ये है ऑटोमेटिक वर्सेस स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। मैं बताऊंगा ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या है और स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या है और इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप, और जानते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्कोप की डेफिनेशन देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल्स के पर्सपेक्टिव से। यहां देखिए जरा, scope defines the region or block of code where a variable is accessible। बड़ा सिंपल सी बात है, हमें स्कोप का मतलब ऑलरेडी पता है, वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से भी स्कोप का वही मतलब है। देखिए, किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो डिफाइन करता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया या एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जहां पे वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, यानी कि उस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। उस एरिया के बाहर आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाओगे। उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ वो एरिया है, वो ब्लॉक ऑफ कोड है। यही मैंने लिखा है, स्कोप डिफाइंस द रीजन और ब्लॉक ऑफ कोड वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये है स्कोप। अब बात करते हैं लोकल स्कोप की और ग्लोबल स्कोप की। सबसे पहले मैं आपको लोकल स्कोप का मतलब समझाता हूं। देखिए, वेरिएबल्स विद लोकल स्कोप आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और अ ब्लॉक वेयर दे आर डिफाइंड। क्या मतलब है लोकल स्कोप का? देखिए, जिस किसी फंक्शन में जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, उसे डिफाइन करते हो, तो उस वेरिएबल का होता है लोकल स्कोप। उस वेरिएबल की विजिबिलिटी होती है उस फंक्शन तक, उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है उसी फंक्शन तक। या फिर अगर आप एक वेरिएबल को किसी एक ब्लॉक के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हो, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है उसी ब्लॉक तक। तो उस वेरिएबल का स्कोप होता है लोकल। ठीक है, वेरिएबल्स विद लोकल स्कोप आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और अ ब्लॉक वेयर दे आर डिफाइंड। जहां पे उन्हें डिफाइन किया गया है वो वहीं तक एक्सेसिबल होंगे, और इन वेरिएबल्स को हम लोकल स्कोप वाले वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। देखिए, वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक हैज द ग्लोबल स्कोप।
and they are accessible from any function within the file. ये तो बहुत सिंपल है। जिन वेरिएबल्स को आप किसी भी ब्लॉक से बाहर रखते हो या किसी भी फंक्शन से बाहर रखते हो, मतलब ना तो वो वेरिएबल्स किन्हीं फंक्शन में डिफाइंड है, ना ही वो ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, वो किसी भी फंक्शन या ब्लॉक से बाहर डिफाइंड है प्रोग्राम के अंदर, उन वेरिएबल्स का स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप। बात समझ में आ गई? तो इन वेरिएबल्स का स्कोप है ग्लोबल स्कोप और इन्हें पूरे फाइल में, पूरे आपके प्रोग्राम फाइल में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। दे आर एक्सेसिबल बाय एनी फंक्शन और ब्लॉक विद इन द फाइल। आई होप ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होते हैं यह आपको क्लियर हो चुका है। पर अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा क्लियर करता हूं कि कोई एक वेरिएबल का लोकल स्कोप क्या है और ग्लोबल स्कोप क्या है। इसके लिए हम दो अलग अलग प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले लोकल स्कोप की बात करते हैं और इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेते हैं। यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है, जरा इस पे गौर फरमाइए। यहां पे सबसे पहले है एग्जाम्पल नाम का फंक्शन, ठीक है, और यहां है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कॉलिंग फंक्शन, हम एग्जाम्पल को कॉल कर रहे हैं और यहां पे हम देख रहे हैं ये है एग्जाम्पल फंक्शन और इसके अंदर है ये वेरिएबल x। इस x वेरिएबल को इस एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है और इसे हम देख रहे हैं वैल्यू मिली है 10। इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो है लोकल स्कोप। क्यों मैं कह रहा हूं कि इस वेरिएबल का स्कोप लोकल है? क्योंकि इस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है एक फंक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है? इस वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इसी फंक्शन तक मौजूद है। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो है लोकल। बात समझ में आया? यही मैंने लिखा है लोकल टू फंक्शन। इस फंक्शन का ये लोकल स्कोप वाला वेरिएबल है, ठीक है। मतलब इस वेरिएबल x को हम इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम चेक कर रहे हैं इस कंडीशन को। हमने यहां पे x वेरिएबल को यूज किया है जो हम कर सकते हैं। क्या x की वैल्यू 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है, ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। हमें पता है x 10 के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट है वेरिएबल y का डेफिनेशन और देखिए इस वेरिएबल y को डिफाइन किया गया है इन करली ब्रेसेस के अंदर। तो इस वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ इन करली ब्रेसेस के अंदर है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल x को आप इस फंक्शन के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इस क्लोजिंग करली ब्रेस के बाद आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इस वेरिएबल का लोकल स्कोप है ये करली ब्रेसेस। इस क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। This variable has the local scope and that too within these curly braces. We cannot access this variable outside these curly braces. This variable is local to if block. यहां पे हम printf फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम x प्लस वाई का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल x को आप थ्रू आउट द फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। यहां पे आप बिल्कुल इस वेरिएबल x को यूज कर सकते हो और वेरिएबल i को तो कर ही सकते हो। तो हम x प्लस वाई का रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस printf फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहां पे वेरिएबल y को यूज कर रहे हैं। ये अलाउड नहीं है। वेरिएबल y इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया था। आप इस ब्लॉक से बाहर इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते।
ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इन्हीं कर्ली ब्रेसेस तक सीमित है। आई होप लोकल स्कोप का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, वही बात इस वेरिएबल एक्स के लिए भी लागू होती है। आप इस वेरिएबल एक्स को इस क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहां इस मेन फंक्शन के अंदर, इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल एक्स को यूज कर रहे हैं। वेरिएबल एक्स इस मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, हम इस वेरिएबल एक्स को यूज कर रहे हैं। ये जो एक्स है उसकी डेफिनेशन है इस करली ब्रेसेस के अंदर। तो बड़ी सीधी सी बात है कि वेरिएबल एक्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ये फंक्शन है, इसके बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एरर देखने को मिलेगा। आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर है और इसके जरिए आपको लोकल स्कोप का मतलब भी पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। देखिए, ग्लोबल स्कोप के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिया है। यहां पे भी हमारे पास एग्जाम्पल नाम का फंक्शन है और आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल फंक्शन से पहले वेरिएबल एक्स डिफाइन किया गया है। अब ध्यान से देखिए, इस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन से या किसी भी ब्लॉक से बाहर डिफाइन किया गया है। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो है ग्लोबल। इसका मतलब हम इस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहे तो एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो इस मेन फंक्शन के अंदर भी इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी है पूरा प्रोग्राम। बात समझ में आया? यह होता है ग्लोबल स्कोप का मतलब। ग्लोबल मतलब अवेलेबल टू ऑल। लोकल का मतलब क्या है? इट इज अवेलेबल टू अ स्पेसिफिक रीजन। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एग्जाम्पल फंक्शन है, हम वेरिएबल एक्स को यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 10 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू है। यहां पे हमारे पास वेरिएबल वाई की डेफिनेशन है, ये वेरिएबल वाई लोकल है इस ब्लॉक का। ठीक है, इसका स्कोप लोकल स्कोप है और हम एक्स प्लस वाई प्रिंट कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। यहां पे हमने एग्जाम्पल फंक्शन को बस कॉल किया है। हम चाहें तो वेरिएबल एक्स को यहां पे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बीच का डिफरेंस आपको पूरी तरीके से क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है ऑटोमेटिक वर्सेस स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या होती है और स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों टर्म्स लाइफ टाइम से रिलेटेड है। अभी हमने जो पार्ट कवर किया वो था स्कोप वाला पार्ट, हमने स्कोप के बारे में समझा। अब हम लाइफ टाइम के बारे में समझते हैं। देखिए, यहां मैंने मेंशन किया है लाइफ टाइम रेफर्स टू द ड्यूरेशन फॉर विच अ वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू इन मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ टाइम का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। किसी भी चीज का जो लाइफ टाइम होता है वो उसका जिंदा रहने वाला टाइम होता है। लाइफ टाइम खत्म हुआ तो वो बंदा भी या वो चीज भी खत्म हो जाती है। ठीक है, यहां हमने लिखा है कि लाइफ टाइम रेफर्स टू द ड्यूरेशन फॉर विच अ वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू इन मेमोरी। देखिए, वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में लाइफ टाइम क्या है कि वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन कर पाए, वो उसका लाइफ टाइम है। जिस ड्यूरेशन तक वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर पाए वो उसका लाइफ टाइम है। सीधे शब्दों में एक बात यह है कि वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक वो अपनी वैल्यू को ले पाएगा, वो है उसका लाइफ टाइम। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन अ फंक्शन हैव एन ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। देखिए, जो वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनका जो
स्टोरेज ड्यूरेशन है वो है ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, मतलब कि उनका लाइफ टाइम ऑटोमेटिक है। इसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड हैज द स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। जिन वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है उनका जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो है स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमने समझना है, इन दोनों का मतलब भी हमें समझना है, और ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। देखिए ये एक प्रोग्राम है, यहां पे है एग्जाम्पल नाम का फंक्शन, और इस एग्जाम्पल फंक्शन में हम देख रहे हैं हमने वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया है। इसका स्कोप इस फंक्शन तक ही मौजूद है, इसका स्कोप है लोकल स्कोप। ये तो क्लियर है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को जब हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो इस वेरिएबल का जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो है ऑटोमेटिक, मतलब ये अपनी वैल्यू को रिटेन कर पाएगा तब तक जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पूरी तरह से। बात समझ रहे हैं? इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाएगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि इस वेरिएबल का लाइफ टाइम सिर्फ ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन है। जरा ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल में, यहां पे हम एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल किया, हमें वेरिएबल एक्स की डेफिनेशन दिखी। सीधी सी बात है, वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यू 10 चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हम कर रहे हैं एक्स प्लस प्लस, मतलब हम एक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक्स के अंदर वैल्यू मौजूद है 10, उसे हम 11 बना रहे हैं। उसके बाद हम इस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, मतलब हमें स्क्रीन में 11 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि सारी स्टेटमेंट्स इस फंक्शन की एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका मतलब अब ये फंक्शन टर्मिनेट करेगा। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर तो यही है, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो या ना हो, फंक्शन अगर अपने सारे स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर दे तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना खत्म कर देता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये टर्मिनेट तो हो जाएगा, पर साथ ही साथ इस वेरिएबल एक्स का जो लाइफ टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाएगा। जो वैल्यू 11 स्टोर हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। हम वापस आएंगे यहां पे, इसके बाद हम एग्जाम्पल फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे और फिर दोबारा से वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि पहली वैल्यू हमें मिल जाएगी, वेरिएबल दोबारा क्रिएट नहीं होगा। जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा वेरिएबल उतनी बार क्रिएट होगा, और फंक्शन के कंप्लीशन के बाद वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन कर पा रहा है until the function completes its execution। जैसे ही फंक्शन ने कंप्लीट कर दिया अपना एग्जीक्यूशन, वैसे ही वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाएगा। यही है ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, और ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। फंक्शन के खत्म होते ही वेरिएबल भी खत्म। ठीक है, सिंपल शब्दों में जब दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो एक्स के अंदर फिर से 10 गया, क्योंकि एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर 10 चला गया। फिर हमने एक्स प्लस प्लस किया, 11 मिला। 11 स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेगा। पुरानी वैल्यू को हम रिटेन नहीं कर पाए, हमें फिर से 11 देखने को मिला। फिर से एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वेरिएबल एक्स यहां पे दोबारा से क्रिएट होगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, क्योंकि पुराना वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके अंदर अब चला गया है 10, और 10 प्लस प्लस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, और स्क्रीन पे हमें फिर से 11 देखने को मिलेगा।
तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा 11 11 11। आई होप आपको क्लियर है ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन का मतलब। अब बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन की, और स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन कैसे डिफरेंट है ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन से, यह आपको अब इस एग्जाम्पल के जरिए क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम। यहां पे मैंने एग्जाम्पल फंक्शन लिया है, और इस बार आप देख रहे हैं जो चेंज है इस एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर वो ये है कि इस वेरिएबल के पहले, सबसे पहले यहां पे स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है। हमने वेरिएबल के फ्रंट में स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है। अब इस वेरिएबल का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा स्टैटिक। अब ये ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वाला वेरिएबल नहीं है, अब ये स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वाला वेरिएबल है। अब इससे क्या फर्क देखने को मिलेगा? ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहां पे हम मेन फंक्शन के अंदर एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। होगा क्या, ये वेरिएबल पहली बार तो क्रिएट ही होगा, इसके अंदर वैल्यू 10 चली जाएगी, फिर x प्लस प्लस होगा, हमें मिलेगी वैल्यू 11 और स्क्रीन पे 11 प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल x भी अपडेट हो गया है, उसके अंदर 11 चला गया है। ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन के केस में यह होता था कि फंक्शन के कंप्लीशन के बाद वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता था, पर स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है। स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन के केस में क्या है कि फंक्शन के खत्म होने के बाद वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन कर सकता है। मेमोरी के अंदर वैल्यू रहती है, वेरिएबल x भी रहता है, वेरिएबल x डिस्ट्रॉय नहीं होता। यह है स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। स्टैटिक है, स्टैटिक रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है या नहीं किया है, यह वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फर्क समझ में आ रहा है? अब देखिए, x के अंदर चला गया 11, फंक्शन के कंप्लीशन के बाद भी वैल्यू 11 रहेगी, वेरिएबल x रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यहां पे फिर से एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल किया गया, यहां हमें पहली लाइन मिली। यूजुअली क्या होता था कि वेरिएबल x दोबारा से क्रिएट होता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, यह लाइन स्किप हो जाएगी दूसरे कॉल में। इसका मतलब नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा और इसके अंदर वैल्यू 10 नहीं चली जाएगी, बल्कि जो वेरिएबल x ऑलरेडी अवेलेबल है उसे यूज किया जाएगा। उसके अंदर वैल्यू है 11, यहां पे हम कर रहे हैं x प्लस प्लस, हमें मिलेगी वैल्यू 12 और वो वैल्यू 12 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? विद इन फंक्शन कॉल्स द वेरिएबल x इज रिटेनिंग इट्स वैल्यू, वो अपनी ओल्ड वैल्यू को रिटेन कर पा रहा है। यह है स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। अभी तक हमें आउटपुट 11 12 मिल रहा है और वेरिएबल x के अंदर भी 12 चला गया है। अब इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हम वापस यहां आएंगे, एग्जाम्पल फंक्शन कॉल होगा, यह लाइन स्किप हो जाएगी, x की ओल्ड वैल्यू रिटर्न होगी जो है 12, हमारा x प्लस प्लस होगा तो x के अंदर चला जाएगा 13 और हमें प्रिंटफ फंक्शन की मदद से 13 देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो है 11 12 एंड 13। ये आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस केस में हमें मिला था 11 11 11, क्योंकि वेरिएबल x अपनी ओल्ड वैल्यू को रिटेन नहीं कर पा रहा था, यह था डिफॉल्ट बिहेवियर। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड लगाने की वजह से अब इसका स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन हो गया है, और इसका मतलब यह है कि अपनी ये ओल्ड वैल्यू को रिटेन कर पा रहा है। अगर आपको ऐसा बिहेवियर चाहिए तो स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन करना पड़ेगा वेरिएबल का, और वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको यह आउटपुट देखने को मिलेगा। आई होप ऑटोमेटिक और स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन के बीच का डिफरेंस आपको पूरी तरीके से क्लियर है
with the help of these examples. और आपको स्कोप भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, ऑटोमेटिक वर्सेस स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। हमने इस टॉपिक में जाना कि किसी एक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, कितने समय तक वो जिंदा रहता है, क्या उसका ड्यूरेशन होता है। एक बात मैंने आपको नहीं बताई, भाई जो वेरिएबल जिसका स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन है उसका लाइफ टाइम क्या है, वो कब तक जिंदा रहेगा। हमने देखा कि वेरिएबल तो फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए, वेरिएबल जिसका स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन होता है उसका लाइफ टाइम होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, जबकि एक ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वाला वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका लाइफ टाइम होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूशन। बात समझ में आ रही है? जब तक प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, जहां पे उसे डिफाइन किया गया। तो इसी के साथ हमारे दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। हमने लोकल और ग्लोबल स्कोप के बीच का डिफरेंस समझा और ऑटोमेटिक और स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन के बीच का डिफरेंस भी समझा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।